एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे एक और नाम में। और आज का नाम जो है हम लेके आए वो श्री गंगानगर के बीजेपी से विधायक मिस्टर जयदीप बिहानी जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जयदीप जी, जब आपको शुरू में टिकट मिली तब से लेके इलेक्शन के माहौल की अगर हम बात करें तो आप इतने निश्चित थे, इतना भरोसा था आपको कि आप ही जीतेंगे, बीजेपी ही आएगी गंगानगर में। इस भरोसे का कोई खास कारण? कई कारण बनते हैं राजनीति में। सबसे पहला कारण तो ये था मेरे परिवार का 100 साल का इतिहास। मेरे दादाजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा शहर के लिए, आम जनमानस के लिए, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए काम। मेरे दादाजी की एक इच्छा थी कि मेरे इलाके का कोई भी व्यक्ति अर्थ के अभाव में शिक्षा से वंचित ना रहे। यही सोच रखते हुए उन्होंने 1951 में एक शिक्षा ट्रस्ट की स्थापना की थी और अब तक वो शिक्षा ट्रस्ट काम कर रहा है और आगे 100 साल तक और काम करेगा। सबसे पहला कारण तो यही था। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का नाम और मोदी जी का इस देश के लिए किया गया काम, ये दो कारण ऐसे थे जिसके कारण मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं चुनाव जीतूंगा। दूसरा, एक बात और जो जुड़ी हुई है वो ये है कि मैं सदैव जनता के बीच में रहा। मेरे लिए जाति अर्थ कोई महत्व नहीं रखता, मेरे लिए व्यक्ति महत्व रखता है। और आम जनमानस के बीच में रहने का ही ये कारण था कि लोगों ने मेरे को पसंद किया, लोगों ने मेरे को वोट दिए। और 1950 से लेकर 2023 के इतिहास तक जितने भी आज तक चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव में मेरे को सबसे ज्यादा प्रतिशत वाइज भी और वोटों की संख्या के हिसाब से भी 81,001 ये वोट जनता ने दी। तो ये आम जनमानस का मेरे परिवार के प्रति, मेरे व्यक्तित्व के प्रति प्यार था कि जिन्होंने मेरे को इस बात के लिए आश्वस्त बनाए रखा कि मैं ये चुनाव जीतूंगा, निश्चित तौर पर। जयदीप जी, अगर हम बात करें नशे की, चाहे वो गंगानगर हो चाहे वो आसपास के एरिया, जैसे हम बात करें कि हनुमानगढ़, संगरिया, तो ये जो नशे का बढ़ता हुआ सिलसिला है, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि ये बढ़ता ही जा रहा है? नशा एक व्यापार बन गया है। लोग बाग आजकल मेहनत कम करना चाहते हैं और पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं। आसान पैसा कमाने का तरीका नशा बन गया। दूसरा, जो ताकतें भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहती हैं, वो बॉर्डर एरिया पर या बॉर्डर एरिया के मार्फत नशे की सप्लाई सारे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं। आपने भी देखा होगा इन दिनों में पाकिस्तान से काफ़ी ड्रोन हमारे एरिया में नशे की सप्लाई लेकर के आए, जिसमें हेरोइन मुख्य थी। और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए उन सभी ड्रोन्स को मार गिराया। सप्लाई की चैन आगे नहीं बढ़ गई। ये हमारे सैनिकों की राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना है कि उन्होंने इस नशे की चैन को आगे नहीं बढ़ने दिया। पहला कारण तो नशे को बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है। लोग आजकल काम नहीं करना चाहते और आसानी से पैसा कमाना चाहते हैं। तो आसानी से पैसा कमाने के लिए उन्होंने ड्रग्स को अपना रास्ता चुना। जयदीप जी, जो नशे से हमारा युवा बहुत पीड़ित हो रहा है, लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, खरीद कौन रहा है? युवा। और हम युवा हमारा भविष्य है। अगर युवा ही इसको इतना कंज्यूम करेगा तो हमारा जो देश का भविष्य है वो तो डगमगा जाएगा सारा। देखिए, पिछले 5 साल कांग्रेस राज के और उन 5 सालों में नशे के व्यापार में बहुत ज्यादा कारण 5 साल कांग्रेस का कोई राज नहीं था। कांग्रेस ने सिर्फ अपनी आपसी लड़ाई में अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए आदरणीय गहलोत साहब ने प्रशासन की तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। जो स्थानीय, चाहे वो पार्टी के विधायक थे या गहलोत साहब की सरकार के समर्थक विधायक, उन्होंने उनको एकदम खुली छूट दे रखी थी कि स्थानीय सरकार आप ही है। और इस आड़ में लोगों ने बड़ा नाजायज फायदा उठाया
नशे का व्यापार बढ़ा। विक्रय का केंद्र केवल मात्र युवा है। ये लत सबसे पहले युवा में, छात्रों में, इनमें लगती है। इसलिए जो नशे के व्यापारी हैं उन्होंने युवा वर्ग को चुना। लेकिन अब आप देखिए, जैसे ही 2023 में सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आदरणीय मोदी जी का भी यही कहना था, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी यही कहना था, और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि नशे को जड़ से हम खत्म कर देंगे। मेरे चुनाव लड़ने का भी मुख्य उद्देश्य नशा और नशे से बढ़ते हुए अपराध, इन पर अंकुश लगाना। आम जनमानस में जो नशे के प्रति या अपराध के प्रति जो असंतोष फैल रहा था, या जो आम जनमानस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, उसको सुरक्षित। मेरे गंगानगर 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा एक बड़ी सकारात्मक सोच लेकर के बसाया गया था। ये एक मरु प्रदेश था। ये गंगा सिंह जी की मेहरबानी थी कि यहाँ पर पंजाब से गंग कैनाल आई, और गंग कैनाल ने इस प्रदेश को हरित प्रदेश में बदल दिया। हरित प्रदेश में हर आदमी अपने व्यापार की संभावनाएं लेकर के आया। लेकिन धीरे धीरे इस नशे के कारोबार ने गंगा सिंह जी के सपनों को धूमिल की। लेकिन जो व्यक्ति इस गंगानगर की बसावट के समय से इससे जुड़ा हुआ है, या जिनकी जड़ें गंगानगर से बरसों बरस से जुड़ी हुई है, वो कतई ये नहीं चाहेंगे कि हमारा ये इलाका नशे और अपराध के कारण खराब हो, बर्बाद हो। मेरे चुनाव लड़ने का जो पहला ऑब्जेक्टिव था, या जिस बात को लेकर के मैंने चुनाव लड़ा, नशे को और अपराध को जड़ से खत्म करना है, यही सोच करके मैंने चुनाव लड़ा। लोगों ने इसी बात के लिए मेरे पर विश्वास किया कि मैं गंगानगर की बसावट से बसे हुए परिवार का व्यक्ति हूँ। मेरे पीछे एक खानदान का नाम जुड़ा हुआ है, और मैं निश्चित तौर पर ये जो अपराध और नशा बढ़ रहा है, मैं उसको खत्म करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ उन्होंने मेरे को वोट दिए, और मैंने तुरंत बाद चुनाव के जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इस मामले में कुछ लोग नशा मुक्ति केंद्र खोल करके उसकी आड़ में भी उनका सेंटर नशा मुक्ति नहीं था, वो लोग वहां भी उसकी आड़ में नशे का व्यापार कर रहे थे। पहले थोड़ी थोड़ी कार्रवाई हुई, छोटे छोटे नशे के सौदागर पकड़े गए, छोटी छोटी नशे की सप्लाई पकड़ी गई। लेकिन अगर आप कल की न्यूज पर जाएंगे तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई सीएमएचओ ने पुलिस प्रशासन ने मिलकर की है, जिससे कि हमें ये पता लगता है कि लोग इलाज की आड़ में कैसे नशे का व्यापार करते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक नशे के साथ साथ अगर हम क्राइम की बात करें तो गंगानगर में वो भी बहुत बढ़ता जा रहा है। लड़ाई दंगे जो है, चाहे वो छोटे से लेके बड़े तक हो, मतलब ऐसा क्या बदलाव आ गया गंगानगर में कि गंगानगर आज रेड अलर्ट हब कहते हैं लोग इसको। चाहे वो कहीं तक की बात हो, बहुत सारे जने उठे हैं यहाँ से जो आज बहुत बड़ी गैंग में है, उनकी खुद की बहुत बड़ी गैंग है। क्या बदलाव आ गया, क्या नहीं, इस बारे में आपकी इंफॉर्मेशन अधूरी है। गंगानगर से कोई भी गैंग उठ करके नहीं गया। हाँ, जो बड़े गैंग हैं वो हर जगह अपने गुर्गों को ढूंढते। तो जो युवा नशे का आदी हो गया और उनको अपनी नशे की लत को पूर्ति करने के लिए पैसे की आवश्यकता है, वो लोग अब स्थिति में रह गए कि उनको अपनी नशे की पूर्ति करने के लिए पैसा चाहिए। इसके लिए वो छोटे छोटे गुर्गे जो हैं वो बड़े बड़े गैंग से मिल गए, उन्होंने शहर में दहशत फैलाने का काम शुरू किया। लेकिन आप एक चीज देखिए, गंगानगर में जब जब अपराध हुआ है, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से उसका रिजल्ट निकाला। गंगानगर में हमने अपराध के कद को नहीं पनपने दिया। छोटे छोटे अपराध हर जगह होते हैं, लेकिन इन दिनों में आप देखिए वो भारी स्तर पर इन पर अंकुश लग गया। अभी छोटी मोटी कार्रवाई हर जगह होती है,
लेकिन जब हम नशे की कमर को तोड़ देंगे, उसके बाद ये सारा सिलसिला जो अपराध का है, जिस नशे की पूर्ति के लिए लोग अपराध की तरफ आकर्षित होते हैं, कि अपराध करके उनको पैसे मिल जाएंगे, लूटपाट करके उनको पैसे मिल जाएंगे, छीना झपटी करके उनको पैसे मिल जाएंगे और उससे हम अपने नशे की आपूर्ति करेंगे, तो ये काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 6 महीने का मैंने समय मांगा था कि 6 महीने में हम गंगानगर से नशा खत्म कर देंगे। लेकिन पहले राजस्थान के चुनाव की आचार संहिता थी, उसके बाद करणपुर बाई इलेक्शन हुआ, उसके चुनाव की आचार संहिता लग गई, अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई, लेकिन प्रशासन को कार्रवाई करने में थोड़ी अड़चनें तो आ सकती है, लेकिन हिचकिचाहट नहीं होगी, कार्रवाई बराबर चालू रहेगी। 6 महीने का बोला है तो 6 महीने के अंदर गंगानगर नशा मुक्त, अपराध मुक्त। मतलब नशा और क्राइम दोनों इंटरकनेक्टेड है। नशा और क्राइम सारी दुनिया जानती है। अपराध का मुख्य जो बिंदु है या जहाँ से अपराध प्रारंभ होता है वो नशा है। आप देखिए कि दुनिया चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोलंबिया ले लीजिए आप, ये इन देशों से नशा प्रारंभ होता है और वहाँ कितना बड़ा अपराध है उसको आप देखिए। एक खौफ भी आ गया है कि गंगानगर ये जो रेड अलर्ट हब में हो गया है गुंडागर्दी के चक्कर में, तो लोग अपने बच्चों को आइल्स करवा के, पीटी करवा के बाहर भेज रहे हैं कि आप बाहर सेटल हो जाओ। नहीं, आप एक बार फिर, गंगानगर कोई भी रेड अलर्ट जोन नहीं है। ऐसा कोई बड़ा अपराध गंगानगर में नहीं हुआ है जिससे कि गंगानगर को रेड अलर्ट जोन घोषित किया जाए। रही बात आयलित करवा करके बाहर भेजने की, तो ये एक युवा वर्ग में आकर्षण हो गया विदेशों में जाने का। आजकल बच्चा भी विदेश में जाकर के पढ़ने लग गया, जिसका परिवार पोषाता है, रोजगार के साधन में लोग, बच्चों की एक भावना बढ़ गई कि मैं विदेश में जाऊं। खास तौर से जो पंजाबी समुदाय है या सिख समुदाय है, उनके बच्चों में, क्यों, उनके पूर्वज या उनके पहले के लोग 40-50 साल से विदेशों में बैठे हुए हैं, इसलिए उनमें भी एक आकर्षण बन गया विदेश में जाने का। नहीं तो ऐसा अपराध कोई कारण नहीं है कि लोग बात अपराध के कारण गंगानगर की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, गंगानगर में व्यापार बढ़ता जा रहा है, गंगानगर में शिक्षा का जो क्षेत्र है या दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गंगानगर में खुल रहे हैं, 2 मेडिकल कॉलेज गंगानगर में खुल गए हैं। तो इसलिए आप ये मत मानिए कि गंगानगर गंगानगर से विमुख होकर के लोग बाहर जा रहे हैं, लेकिन एक विदेश का जो आकर्षण है, उनके पूर्वजों या उनके जो पहले के जो लोग हैं वो विदेश में बस रहे हैं, उनके आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया है। वरना आप देखिए, हम बच्चा विदेश में नहीं जा रहे। गंगानगर जैसा कि आपने कहा कि डेवलपमेंट में है, अभी फिलहाल काफी डेवलपमेंट हो गए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, इंक्लेव भी बहुत सारे बन गए हैं। आपने क्या बड़े काम सोचे हैं गंगानगर के लिए जो आप करवाएंगे? गंगानगर के लिए बड़े काम, देखिए, पहले गंगानगर को अपनी मुख्य धारा पर लाना है। गंगानगर में सरकारी इंडस्ट्रीज की कमी है, सिर्फ एक शुगर मिल सरकारी इंडस्ट्री के तौर पर हमारे पास है। कॉटन कॉम्प्लेक्स सारे राजस्थान में बंद हो गए, क्योंकि अब कॉटन का दायरा सारे राजस्थान में पुनः फैल गया। बीच में एक समय था जब लोअर राजस्थान कॉटन बेल्ट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कॉटन बेल्ट खत्म हो गई। हमारा एरिया कॉटन बेल्ट के रूप में, गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है वो कॉटन बेल्ट के रूप में बढ़ गया था। लेकिन अब आप देखिए, नागौर, ब्यावर, ये एरिया वापस कॉटन बेल्ट के रूप में डेवलप हो गया। मैंने कई जगह देखा, जयपुर रोड पर कॉटन की क्रॉप होने लग गई। तो जैसे जैसे कॉटन की क्रॉप बढ़ती जा रही है, हमारा आग्रह रहेगा सरकार से कि ये स्पिन फेड की यूनिट जो रुई से धागा बनाती है, उन यूनिट्स को दोबारा चालू करवाया जाए। गंगानगर में तिलम संघ का एक प्लांट लगा हुआ, बरसों बरस पहले तिलम संघ के प्लांट को भी बंद कर दिया गया था। तिलम संघ सिर्फ मस्टर्ड के, सरसों के स्टॉक का काम करने लग गया था। मैंने ये भी प्रपोजल माननीय जोमरत जी को दिया है कि आप तिलम संघ को भी यहाँ चालू करवाइए। इससे किसानों को सपोर्ट प्राइस पर फसल बेचने में भी फायदा होगा और उसके साथ साथ
लोगों के रोजगार के उपलब्ध जो साधन है वो बढ़ेंगे। तीसरा, किन्नू अब हमारे इलाके की एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। गाजर गंगानगर की सारे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहेगा किन्नू के रिसर्च से, चाहे किन्नू का जूस निकाला जाए, चाहे किन्नू का पल्प निकाला जाए, यहाँ तक कि मेरे को ये सुनने में आया है किन्नू से वाइन भी बनती है। तो ये इंडस्ट्री हम यहाँ डेवलप करेंगे। देखिए इस साल क्रॉप बहुत ज़्यादा थी किन्नू की, तो किन्नू का दाम किसान को कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन जो मैं सिर्फ जूस को एक या किन्नू के खाने को मेन प्रोडक्ट मान लिया गया, लेकिन ये जब चीज़ें रिसर्च में काम आ जाएंगी, इनमें संभावनाएं नजर आ जाएंगी, तो मेन प्रोडक्ट किन्नू इन सब के लिए बन जाएगा। किन्नू का मैंगो पल्प आता है, हर चीज का पल्प आने लग गया, तो किन्नू का भी पल्प बनेगा, किन्नू का भी जूस निकलेगा। किन्नू के जूस में एक समस्या है कि इसके बीज के कारण जूस में बिगड़नेस आ जाए, उसके ऊपर भी रिसर्च चल रहा है। किन्नू के जूस से पंजाब की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गोवा से वाइन बनवा रही है, जैसे रेड वाइन बनती है वैसे किन्नू की वाइन भी बनती है। तो वो उसके ऊपर भी अभी गंगानगर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च कर रहा है। जयपुर से भी मैंने इसके जो इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं उनसे मैं मिला हूँ, वो भी काम यहाँ डेवलप हो जाएगा। अगर डेवलप हो गया तो एक किसानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी। जैसे गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय है, वैसे ही किन्नू का न्यूनतम मूल्य तय हो जाएगा और किसानों को अपनी फसल का उचित मुआवजा मिलेगा। दूसरी बात, गाजर की बात कर रहा था मैं, तो जैसे जैसे फ्रोजन मटर आती है, फ्रोजन हरे छोले आते हैं और भी फ्रोजन चीज़ें बहुत आती है, तो इसके ऊपर भी अगर गाजर के ऊपर भी रिसर्च कर लिया जाए भी फ्रोजन गाजर कैसे तैयार होगी, तो फ्रोजन गाजर यदि हो गई तो ये 12 महीने के लिए क्रॉप बन जाएगी। और गाजर भी अब ये देखिए क्रॉप के साथ साथ इस साल भी गाजर का बड़ा बुरा हाल हुआ है। 2 रुपये 3 रुपये किलो गाजर मंडी के अंदर बिकने लग गई। किसानों को फायदे की बजाय नुकसान का काम हो गया, उनको अपना मेहनत आना भी पल्ले नहीं पड़ा। लेकिन फ्रोजन गाजर का जो प्रोजेक्ट है वो यदि कामयाब हो गया तो न्यूनतम मूल्य गाजर का भी तय हो जाएगा और किसानों की सबसे बड़ी क्रॉप गाजर है, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा किसानों को। तो ये दो जो इंडस्ट्री, क्यों कि हमारा इलाका एग्रो बेस्ड है और इस एग्रो बेस्ड इलाका होने के कारण हमें एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ये मेरा पहली प्रायोरिटी रहेगी। इन 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। यदि आप अपना फोकस अलग अलग क्षेत्र में बढ़ा देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो 2 आपने बड़े काम बताए हैं, ये सुन के मुझे लग रहा है किसानों को जो राहत मिलने वाली है ना कि आपने इतने बड़े काम सोचे हैं, बहुत अच्छी बात। एक जो ये पंजाब के किसान हैं, इन्होंने कोरोना काल में मुद्दे उठाए थे, इन्होंने अब भी मुद्दे उठाए हैं एमएसपी वगैरह को लेके। तो कुछ लोगों का कहना है, बल्कि कुछ किसानों का ही कहना है कि जब जब इलेक्शन आते हैं ये एक राजनीतिक खेल खेला जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि ये क्षेत्र और ग्रामीण एरिया हमारे गंगानगर के आसपास नहीं है, लेकिन सिर्फ पंजाब के किसान ही उनके कुछ मुद्दे उठाते हैं, तो इसका जो प्रभाव है वो बीजेपी पे क्या पड़ेगा? बीजेपी पे कोई प्रभाव नहीं। आप देखिए बीजेपी लगातार 2 टर्म बहुमत से सरकार बना चुकी और इस बार तो ऑल टाइम हाई सीटें बीजेपी की आएगी। अब की बात 408। पंजाब के किसान बात करते हैं, पंजाब का 100% गेहूँ गवर्नमेंट को टूटता है, एफसीआई को टूटता है। किसान किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जोना सपोर्ट प्राइस से ऊपर बिक रहा है, सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशाएं हैं, क्योंकि फंडिंग कहाँ से आती है? क्यों ये मतलब पंजाब के किसान उठ के जाते हैं और हाँ, कब तो तक जाते हैं जब इलेक्शन आते हैं? आज कितना बड़ा हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान, हमारी अर्थव्यवस्था एग्रो बेस्ड है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। तो फिर पंजाब का किसान क्यों? इसके पीछे क्या साजिश है, क्या विदेशी नीतियाँ चल रही है, ये सारी बातें आप निश्चित जानिए। केंद्र सरकार, मोदी जी बहुमुखी इंसान है। वो लोगों की जहाँ सोच खत्म हो जाती है उसके बाद सोचते हैं।
तो आप निश्चिंत जानिए, भारत सरकार में आज भारत की जो विदेशों में स्थिति है, तो भारत सरकार के जो मंत्री हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं। सिर्फ पद भरने के लिए भारत सरकार ने अपने मंत्रियों को या ब्यूरोक्रेट्स को नहीं रखा है। तो इसलिए केंद्र सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन क्योंकि भारत एक समरसता का देश है, हम आपसी सामंजस्य, सद्भाव, प्यार बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए इस मामले को ज़्यादा सख्ती से या ज़्यादा सीरियस तौर पर नहीं देखा जाता। कुछ लोग इसमें ज़्यादातर युवा, उनको बरगलाकर या लालच दे करके पथ भ्रष्ट किया जा रहा है। लेकिन जिस दिन उनके समझ में ये बात आ जाएगी कि हम अपने पारंपरिक खेती से पिछड़ते जा रहे हैं, उस दिन ये फिक्रा परस्ती फैलाने वाले जो लोग हैं वो उनसे किनारा कर लेंगे। आज आप गंगानगर में देखिए, एक मुट्ठी भर लोग जिनकी संख्या 3 फिगर में भी नहीं होगी, वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है मात्र से? या तो मजा तब आए जब वो उत्पादन बंद कर दे। उत्पादन कोई बंद करना नहीं चाहता, सबको अपने पेट में भूख लगती है, सिर्फ दूसरे के लिए असुविधा पैदा करना उनका काम है। आज वो रास्ते रोक रहे हैं, हमने वीडियोस देखी हैं, मरीजों को नहीं जाने दे रहे थे, लोग बाग उनको शिकायत कर रहे थे, लोगों की शादियां थी, वो भी क्यों? कोई क्या क्या कारण था इसका? तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, ये सिर्फ एक माहौल को खराब करने की साजिश है। ऐसी छोटी मोटी साजिशों का एक कितने भारत 140-50 करोड़ की आबादी का देश है, इनसे कोई ऐसा मूवमेंट चलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप एक चीज देखिए, पहले अलगाववाद की बातें तो कश्मीर में भी बहुत होती थी, आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। हर कश्मीरी नागरिक अपने आप को भारतीय मानते हैं, हर कश्मीरी सुरक्षित महसूस कर रहा है, हर कश्मीरी के लिए और तो और भारत के आम नागरिक के लिए व्यापार की संभावनाएं बढ़ गई। ऐसे कश्मीर इतने बिगड़े हुए हालात में काबू आ गया, वैसे ये जो हालात बिगाड़ने की कोशिश है, कोई बात नहीं पड़ेगी। आम जनमानस ही ऐसे असंतोष फैलाने वाले लोगों से अपने आप निपट लेगा। आम जनमानस अब परेशान होना शुरू हो गया, अब आम जनमानस ही इनका विरोध करेगा। जयदीप जी, आपका क्या विजन है गंगानगर को लेकर? आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या देखते हैं, या आपको कुछ जो गंगानगर में दिख रहा है और आप करना चाह रहे हैं? गंगानगर में सफाई और पानी की निकासी, बरसात जब आती है तो पानी की निकासी एक बड़ी बड़ी समस्या है। मेरा एक ही विजन है, मैं शोध में बात बताना चाहूँगा। फिर महाराजा गंगा सिंह जी पे जाता हूँ। महाराजा गंगा सिंह जी ने जो सोच लेकर इस शहर को अपना नाम गंगा दिया, गंगा सिंह जी ने सारा बीकानेर इलाका बसाया, लेकिन गंगा नाम इस गंगानगर को क्यों दिया उन्होंने? तो उनकी सोच थी कि ये शहर मेरे सपनों का शहर है। लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे, या हम ये समझे कि पुराने राजनेताओं की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम इस शहर के हालात सुधारें। तो पानी की समस्या, पानी निकासी की समस्या और सफाई की समस्या। आप एक चीज देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं यहाँ का विधायक बना हूँ और भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद के बोर्ड में आया है, उसके बाद आप शहर की सफाई देखिए, बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। शहर के नालों की सफाई देखिए, ताकि आगामी आने वाली बरसात का हमने 3 महीने पहले ही समाधान करना शुरू कर दिया। एसटीपी चालू होगी जो बरसों बरस से बंद पड़ी थी। लिंक कैनाल में पानी बाकायदा जोड़ दिया गया है। जो सिल्ट नालों में बरसों बरस से जमी हुई थी, उनको ईमानदारी से साफ किया जा रहा है, न कि कागजों में साफ किया जा रहा है। उन्होंने वादा किया है बरसात आने के चंद घंटों के भीतर ही इस शहर से पानी निकल जाएगा। आपकी बरसात जब भी आएगी, आप इस बात को दोबारा मेरे से इंटरव्यू करने के लिए आए, और उस इंटरव्यू में आपको पता लगेगा कि इस शहर में बरसात आने के कितने घंटे बाद पानी
काम करवाने की आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। काम अपने आप होगा, पानी बहाव के साथ बहेगा, बशर्ते उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और यदि रुकावट आ जाती है तो वो बहाव अपने रास्ते से भटक करके रास्ता बदल देता है, लेकिन हम रास्ता भटकने नहीं देंगे। गंगानगर की जो मेन समस्याएं थी, उम्मीद है कि एमएलए साहब की ये बातें सुन के सभी यहाँ के जो निवासवासी हैं उनको बहुत राहत मिलेगी कि जो समस्याएं थी उन पे इन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है, तो आपको कुछ भी मुद्दे उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो आज की इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नए नाम के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री राम।